हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आने वाला है। अध्याय 7 जो कि इस बार आपके ड्राइंग वाले बच्चों के आएगा। लास्ट ईयर हटा दिया गया था, नहीं पता किस प्रकार का किस टाइप्स का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो जितने भी मतलब 12-13 इसमें स्कल्पचर और चित्र हैं, तो वो सारे इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर के जितने भी छोटे क्वेश्चन होते हैं वो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, एक बार ज़रूर देख लेना। आप पीछे वीडियोज हैं उसमें चैप्टर का नेम लगा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस पे क्लिक करोगे तो ऑल जो वीडियोस लिस्ट है वो आ जाएगी, उसमें देख लेना। छोटे क्वेश्चन मैंने सारे डाल रखे हैं। 4 नंबर का चैप्टर है। देखो, आपके चित्रकला में 6 नंबर की पास मार्किंग है, उसमें से 4 नंबर का एक ही अकेला चैप्टर है बच्चों। तो इस चैप्टर के जो वर्णन मैंने करवा रखे हैं पीछे चैनल पे, वर्णन करवा रखे हैं बच्चों। लेकिन वर्णन भी पूछ ले या ऐसे पूछ ले, इन चित्रों की कलात्मक विशेषताएं तो पॉइंटों में कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। वर्णन में से ही विशेषताएं बनी है बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ज्योति भट्ट की कलाकृति देवी की कलात्मक विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय ऐसे देंगे। ज्योति भट्ट द्वारा 1970 में कागज पर बनाई गई एक नक्काशी शैली है। इसमें नक्काशी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे खोद करके जो बनाए जाते हैं इस तरह से। कलात्मक विशेषताएं आ जाएगी, तो कलात्मक विशेषताओं में बच्चों पहली विशेषता देखिए, ये पहला पॉइंट है। इस चित्र में देवी की सचित्र छवि को प्रतिरूप लोक रूपांकन एक महिला के समान चेहरे को एक रेखीय रेखा चित्र के साथ पुनः बनाया गया है। पहली विशेषता ये आ जाएगी। दूसरी विशेषता, देवी के चित्र को एक प्रतिष्ठित छवि के रूप में केंद्र में स्थापित किया गया है, चित्र के सेंटर में। तीसरी विशेषता, चित्र के चारों ओर शब्दों से कुछ लिखा गया है, मानो लग रहा है कोई तांत्रिक दर्शन हो, कुछ मंत्र जैसा लग रहा है। यह चित्र आत्मविकास और आत्मविश्वास की शक्ति को उद्घाटित करता है। तो ये कलात्मक विशेषताएं आ गई हैं। ठीक है, इतनी हैं इस चित्र की कलात्मक विशेषताएं। 1 2 3 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कलाकार के रूप में ज्योति भट्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को एक भी पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि ज्योति भट्ट स्वरूप का परिचय बताते हुए उनकी कलाकृति, देवी कलाकृति की विशेषताएं बताइए। तो दोनों उत्तर आपको मिला के करने हैं। तो ज्योति भट्ट स्वरूप पर टिप्पणी लिखनी है। ज्योति भट्ट स्वरूप 1934 इनका समय, और पेंटिंग, प्रिंट मेकर और फोटोग्राफी का अध्ययन इन्होंने किया था। प्रिंट मेकर भी थे, पेंटिंग बनाते थे, फोटोग्राफर भी थे। वे अपने गुरु जी सुब्रमण्यम से प्रेरित थे। पूछने वाला तो ये भी पूछ ले कि ज्योति भट्ट के गुरु कौन थे, तो सुब्रमण्यम थे, के जी सुब्रमण्यम। उन्होंने लोक परंपराओं के आधार पर एक कला भाषा को बनाया था। लोक प्रथाओं पर आधारित थी इनकी कला भाषा, यानी ये ट्रेडिशन जो प्रथाएं हैं, जो पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, उनको ये बनाते थे। कई दृश्य तत्वों को एक समग्र कथा में एक साथ लाने का इनमें हुनर था। उनकी कृतियों में अंतरिक्ष परंपरा आधुनिकता के बीच कम संतुलन है। फिर ज्योति भट्ट की कलाकृतियाँ इंपॉर्टेंट, देवी तो है ही, उसका वर्णन दे रखा है। कल्प वृक्ष है, सेल्फ पोर्ट्रेट है, भूले हुए स्मारक हैं, सीता का तोता है, 2 दीपों वाला स्थिर जीवन है। तो इस तरह से इनके ये आ जाएंगे। बिखरा हुआ गर्म आकाश है, तीर्थंकर है। ये ज्योति भट्ट स्वरूप के आर्ट वर्क हैं बच्चों, कलाकार्य हैं, जिसमें देवी इंपॉर्टेंट है कि उसकी इसका वर्णन दे रखा है। अगर पूछ लिया जाए ज्योति भट्ट स्वरूप की किन्हीं 2 कलाकृतियों के नाम, तो एक तो आप देवी याद रखोगे क्योंकि आपने बड़ा प्रश्न याद किया हुआ है इसका। एक और इनमें से या 2 3 4 कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये इनके अदर पेंटिंग्स हैं जो इन्होंने बनाई थी। तो हमने ज्योति भट्ट स्वरूप के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है 100% इसकी विशेषताएं पूछ सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवी प्रसाद राय चौधरी की सरम की विजय मूर्ति शिल्प की कलागत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी इससे शिक्षा मिलने वाली है। तो सरम की विजय मूर्ति शिल्प है, वो खुली हवा में बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल और मूर्ति है। इसका निर्माण देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर
1959 ईस्वी में मेरीना बीच चेन्नई में स्थापित किया गया। कब किया गया, कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, छोटा क्वेश्चन, जो कि मैंने पीछे जो क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन भी मैंने बना के डाल रखा है। अब आ जाएगी, ये इसका परिचय दे दिया हमने, श्रम की विजय जो मूर्ति शिल्प है इसका। और अभी इसकी प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। पहली विशेषता की ओर चलते हैं। तो पहली विशेषता देखो, जो मैंने वर्णन करवा रखा, आप ध्यान करना, एक चीज नोट करना, उसी में से सारी विशेषताएं बन रही है बच्चों। इस मूर्ति शिल्प में 4 लोगों को एक चट्टान को हिलाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि देश को बनाने में मानव श्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। देखो कितनी बड़ी शिक्षा इससे दी है कि एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है जिसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं 4 आदमी। तो एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो रही है कि मानव की मेहनत का भी योगदान है देश के निर्माण में। और एक दूसरी महत्वपूर्ण संदेश ये मिल रहा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर दूसरी विशेषता, इस शिल्प में 4 अजेय पुरुष हठपूर्वक शक्तिशाली रूप में प्रकृति के साथ कुश्ती कर रहे हैं, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल, असंभव को संभव बनाने का काम इसमें 4 अजेय पुरुष जो कभी नहीं हार मानने वाले, उन्होंने हट पकड़ रखी है कि हम इस चट्टान को धकेल देंगे। तीसरी विशेषता, थर्ड फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो तीसरी विशेषता इसमें होगी, इस शिल्प में चौधरी ने राय प्रसाद चौधरी ने कामगारों की, जो काम करने वाले हैं धकेल रहे हैं दीवार को, मजबूत मांसलता, उनके उठे हुए मांस, नाड़ियों, हड्डियों को दर्शाया। अब जो हम मेहनत करते हैं तो किस तरह से हमारा बॉडी पोस्चर होता है, किस तरह से हमारी शरीर की जो एक्टिविटियां होती है, किस तरह से हमारी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, उभार आ जाता है, नाड़ियां उभार कर मांसलता दिखती है, वो सारा का सारा वो यथार्थ चित्रण इस मूर्ति में किया है चौधरी जी ने। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है, उन्होंने एक विशाल चट्टान को धकेलने के प्रयास को दिखाया है। और 5वीं विशेषता, इसमें मानव आकृतियों को इस तरह से स्थापित किया गया है कि उन्हें हम हर तरफ से देखते हैं, अगर हम हर तरफ से उनको देखेंगे तो भी आकर्षण पैदा होगा, कहीं भी कोई तरह की कमी नहीं रखी है। और 6 इसकी विशेषता है, इस शिल्प में चौधरी ने सामूहिक श्रम की छवि को उच्च पद पर स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है कि सामूहिक श्रम यानी इकट्ठे होकर जो मेहनत करते हैं उसको उच्च पद पे रखा है। ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे होकर कोई भी काम करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट हमें यहाँ इसको आपको छोड़ना है, एक बार इसको छोड़ना है। अनुपम सूद का कलात्मक जीवन परिचय देते हुए उनकी कलाकृति है दीवारों की, तो इसका मैं बाद में कराऊंगी, यहाँ पर आप इसको नहीं पढ़ोगे क्योंकि इसको पूरा नहीं किया हुआ है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशरी मूर्ति शिल्प इम्पोर्टेंट है ये भी। वंशरी मूर्ति शिल्प इम्पोर्टेंट है बच्चों। वंशरी मूर्ति शिल्प मृणालिनी मुखर्जी ने बनाया था 1994 में। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट, इस मूर्ति को बनाने में उन्होंने असामान्य सामग्री का, मतलब अगर हम सुनेंगे तो बिल्कुल ही असामान्य लगेगी, जैसे कि हमने वर्णन में पढ़ा है पीछे कि सन या जूट के जो रेशे होते हैं ना, उनका उपयोग किया है। उनमें गांठें बांध कर जूट के रेशों को गूंथ करके और फिर मूर्ति का आकार दिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा असंभव सा है। नई सामग्री को संभालने का ये वर्षों का परिणाम है, यानी काफ़ी समय लगा मृणालिनी जी को इसको बनाने में। दूसरी विशेषता ये हो जाएगी कि प्रारंभ में इनके इस काम को शिल्प की दृष्टि से नकार दिया गया था कि ये शिल्प में शामिल नहीं होगा, जूट के रेशों को गूंथ करके बनाया गया। लेकिन हाल ही के वर्षों में लोगों को उनकी रेशों से बनी हुई चीज़ों में मौलिकता तथा कल्पना की तरफ आकर्षित हुए हैं, लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगने लगी है। तो हाल फिलहाल में इनका ये जो वंशरी या जो भी मूर्ति शिल्प ये रेशों से बनाती हैं वो चलन में है, हाल ही चल रहे हैं। ठीक है, एक बार इनको नहीं स्वीकार किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड विशेषता इसकी, वंशरी का मूर्ति शिल्प एक देवी का मूर्ति शिल्प है। ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है। वंशरी क्या है आप बताओगे? वंशरी जंगल की देवी है जो इस साधारण सामग्री को एक स्मारक के रूप में बदल देती है। इस देवी की आकृति में लास्ट विशेषता, एक आंतरिक अभिव्यक्ति है तथा उभरे हुए होठ वाला चेहरा है तथा सबसे ऊपर एक प्राकृतिक देवताओं की शक्तिशाली उपस्थिति है, यानी एक देवी का स्वरूप होता है। देवी के स्वरूप में जो ओज, जो शक्ति झलकती है वो शक्ति इसमें भी झलक रही है, वो सारा देवत्व है वो दिखाई दे रहा है। प्रकृति की देवी है और उसको वंशरी नाम से इन्होंने बनाया है, जंगल की जो देवी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। एक इसमें देखो ऐसे पूछ लेंगे कि मृणालिनी मुखर्जी ने किस प्रकार का माध्यम काम में लिया था, तो जूट का रेशा आप याद रखोगे
बच्चों, जूट के रेशे से ये मूर्तियां बनाती थी। क्या याद रखोगे? जूट का रेशा। वंसरी मूर्ति शिल्प किसका है? आप बताओगे मृणालिनी मुखर्जी का। कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया, 1994 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। फिर देखिए एक ग्राफिक प्रिंट है, बच्चे चिल्ड्रन पेंटिंग है, सोमनाथ होरे ने बनाई है, और उसकी विषय वस्तु कलात्मकता कैसी है, तकनीक क्या है, वो चीजें इसमें पूछी गई। तो बच्चे पेंटिंग एक ग्राफिक प्रिंट है। यहाँ पूछ सकते हैं, रेगिस्तान में भी दे सकते हैं, बच्चे पेंटिंग एक खालिस्तान प्रिंट है तो ग्राफिक आएगा। यहाँ नोट करना इस बात को। जो सोमनाथ होरे ने सन 1958 में कागज पर बनाई थी। बच्चे पेंटिंग है वो किस माध्यम पर बनाई गई है? कागज पर बनाई गई है। कैसी कलाकृति है? प्रिंट का, ग्राफिक प्रिंट है। ठीक है, सोमनाथ होरे ने बनाई है। कब बनाई है? 1958 में बनाई है। ठीक है, इसमें एक ही कागज पर एक ही रंग की नक्काशी की गई है, यानी एक ही रंग को बार बार यूज किया गया, हल्का गहरा करके एक ही रंग का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एक रंग से टोन दिखाई गई है। विषय वस्तु, विषय वस्तु में इस नक्काशी में बच्चों के चित्र 1943 में जो बंगाल में जो अकाल था उसके अनुभव से लिया गया ये, और प्रिंटकार की स्मृति में था ये, उनको याद था ये दृश्य और फिर इन्होंने ये बना दिया। इस रचना में 5 खड़ी हुई आकृतियां बनाई है बच्चों की, और ये आकृतियां ऐसे लग रही है जैसे आपस में स्वयं से ही बात कर रही हो। तो विषय वस्तु इसकी ये आ जाएगी, थीम इसकी ये आ जाएगी। आकृतियां, फिर इसमें आकृतियां कैसी बनी है? तो ग्राफिक प्रिंट की आकृतियां पतली बनाई है, क्योंकि अकाल पीड़ित दिखाना उनका ध्येय था। उन्होंने एक दृश्य ऐसा देखा था अकाल से पीड़ित बच्चों का, तो वो दृश्य इन्होंने बनाया है। प्रत्येक आकृति ऐसे लग रही है जैसे विशाल मलेरिया प्लीहा से पीड़ित कंकाल हो, यानी काफी ऐसे भयंकर रोग से पीड़ित हो, इस तरह के कंकाल से एकदम पतले, एक छोटे चेहरे के साथ एक बड़ी खोपड़ी लिए पूरा शरीर जैसे 2 छड़ी जैसे पैरों पर टिका हो। इस तरह की जो हालात हैं, अकाल से जो हालात हो रहे थे, तो इन आकृतियों में कुपोषण का प्रभाव नजर आ रहा है। तो ये कलाकृतियों के बारे में आप बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कलात्मकता। तो इसमें कथात्मक गुणवत्ता की रचना करता है। आकृतियों को यथार्थ दिखाया गया है, जैसी आकृतियां देखी थी सोमनाथ होरे ने वैसी की वैसी बनाई है। और इस पेंटिंग में बच्चे समाज के से सबसे कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अकाल में किस तरह से सबसे समाज का कमजोर वर्ग है वो सबसे पहले पीड़ित होता है। तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व ये पेंटिंग कर रही है। तो यहाँ देखो ये पूछ लिया जाए कि सोमनाथ होरे की जो बच्चे पेंटिंग है वो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। 4 नंबर का लेसन है बच्चों। तो 4 नंबर के लेसन में से फील ब्लैंक का भी पूछ लेंगे, और वैसे वन लाइनर भी पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ लेंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो जरूर पूछेंगे, ये तो श्योर है। अब देखिए कृष्णा रेड्डी का एक चित्र है भंवर, वायरफुल। तो उसकी तकनीक और उसकी रंग योजना पूछ ली है इसमें। देखो उसकी टेक्निक और उसकी जो कलर स्कीम है, रंग योजना है, वो पूछी है। कृष्णा रेड्डी का ये चित्र है भंवर। तो सबसे पहले सभी चित्रों का जैसे परिचय दिया वैसे परिचय है। भंवर ये भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला एक छोटा, मैंने छोटे क्वेश्चनों में तो इसको दिया है। भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कलाकार कौन है? कृष्णा रेड्डी, आप ध्यान में रखना। 1963 में ये चित्र बनाया उन्होंने, भंवर वाला। 1963 में किसने बनाया? कृष्णा रेड्डी ने। ठीक है, इसका परिचय हो गया। अब बच्चों देखते हैं इसकी तकनीक, इसकी टेक्निक और कलर स्कीम देखते हैं, रंग योजना। तो यह एक मनोरम रचना है, बहुत अच्छी रचना है, जो नीले रंग के विभिन्न स्वरूपों से निर्मित है। इसमें एक शक्तिशाली जाल डिजाइन बनाने हेतु एक रंग को दूसरे रंग में मिलता दिखाया, एक जाल सा बनाया है, एक भंवर सा दिखाया है। प्रिंट मेकिंग में एक नई तकनीक का परिणाम है जो उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर स्टैनली विलियम हेक्टर के साथ अटेलियर 17 नामक एक प्रसिद्ध स्टूडियो में विकसित की थी। तो इस स्टूडियो का भी आप नाम ध्यान में रखोगे। पूछ लिया जाए कि कृष्णा रेड्डी ने जो अपनी प्रिंट मेकिंग टेक्निक है वो किससे सीखी थी? तो स्टैनली विलियम हेक्टर के साथ अटेलियर 17 एक प्रसिद्ध स्टूडियो था, वहाँ इन्होंने सीखी थी, विकसित की थी। यह तरीका किस नाम से जाना जाता है? विस्कोसिटी प्रिंटिंग होती है, एक चिपचिपापन मुद्रण के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कृष्णा रेड्डी की जो प्रिंट मेकिंग पद्धति है, वो तरीका है, वो किस रूप में जाना जाता है? तो चिपचिपापन मुद्रण या विस्कोसिटी प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह चित्र प्रसिद्ध प्रिंट मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में संग्रहित है। इसका संग्रहालय है, ये भी ध्यान में रखोगे आप, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मा गौड़ का
जीवन परिचय देते हुए उनकी दक्षिणी भारत के ग्रामीण स्त्री पुरुष, ये चित्र का नाम है, इनकी पेंटिंग है दक्षिणी भारत के ग्रामीण स्त्री पुरुष, और लक्ष्मा गौड़ कलाकार ने बनाया था। उनका जीवन परिचय भी पूछ लिया है, दो चीज़ें यहाँ पे पूछी है, और उनकी जो पेंटिंग है दक्षिण भारत के ग्रामीण स्त्री पुरुष, उनकी कलात्मक विशेषताएं पूछी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लक्ष्मा गौड़ जी के कलाकार जीवन का परिचय। लक्ष्मा गौड़ एक अच्छे ड्राफ्टमैन और प्रिंट मेकर थे। ड्राफ्टिंग और प्रिंट मेकिंग बहुत अच्छी करते थे। उन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रिंट मेकिंग तथा म्यूरल पेंटिंग का अध्ययन किया था। प्रिंट मेकिंग, प्रिंट करके और पेंटिंग बनाना। म्यूरल होते हैं वॉल पेंटिंग, जो भित्ति चित्र होते हैं वो होते हैं म्यूरल। ठीक है। अपने इनके शिक्षक थे KG सुब्रमण्यम, इनके गुरु थे। के दृश्य परंपराओं, उनके शास्त्रीय लोक और लोकप्रिय संस्कृतियों के कथा विधा के प्रयोगों से ये बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हीं से इन्होंने सीखा था। उन्होंने विभिन्न माध्यमों में काम किया, जैसे कांच के प्रिंट बनाए थे, पेंटिंग भी की थी, कांच के भी बनाए थे इन्होंने मॉडल, टेराकोटा से भी बनाए थे, पकाई मिट्टी, कांस्य से भी बनाए थे। यहाँ पे पूछने वाला ये पूछ सकता है लक्ष्मा गौड़ ने कौन कौन से माध्यमों में काम किया था? कांच, पेंटिंग, टेराकोटा, कांस्य, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। और नेक्स्ट है इनकी प्रमुख कलाकृतियां। किनकी? लक्ष्मा गौड़ की प्रमुख कलाकृतियां स्त्री पुरुष, तुर्की का परिदृश्य, शीर्षक रहित और जियान चेन आदि, ये इनके आर्ट वर्क हैं, कलाकारियां हैं। ठीक है। दक्षिण भारत के ग्रामीण स्त्री पुरुष, ये भी इनका प्रमुख आर्ट वर्क है। तो इसकी कलात्मक विशेषताएं देखते हैं। लक्ष्मा गौड़ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनका जो चित्र है दक्षिण भारत के ग्रामीण स्त्री पुरुष, यह चित्र 2017 में कागज पर बनाया गया एक नक्काशीदार चित्र है। पहली विशेषता ये हो गई है बच्चों, पहली विशेषता ये हो गई है। ठीक है। फिर देखिए दूसरी विशेषता देखते हैं इसकी। इस नक्काशी में पुरुष महिला को पृष्ठभूमि में पेड़ों के साथ दिखाया गया है। यह प्रकृति में डूबी हुई उनकी बचपन की यादों पर आधारित है। तीसरी विशेषता, इसका चित्रण एक ग्रामीण आदर्श की विशेषता को एक किसान और औरत के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है। और यह प्रिंट रेखा आधारित और रंगीन है। तो ये इस पेंटिंग की कलात्मक विशेषताएं आ जाएंगी। फिर देखिए, फिर हम देखते हैं PV जानकी राम के गणेश मूर्ति शिल्प की कलागत विशेषताएं। तो वही बातें हैं, गणेश मूर्ति शिल्प किसने बनाया? PV जानकी राम ने। ठीक है। विशेषताएं, गणेश की यह मूर्ति शिल्प ऑक्सीकृत तांबे से बनी है। PV जानकी राम ने 1970 में बनाया था। ये देखिए इसका माध्यम पूछ लेंगे तो ऑक्साइड कॉपर, ऑक्सीकृत तांबा, और 1970 में इसको बनाया था। यह चित्र अब NGMA के संग्रह दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये दिल्ली का संग्रहालय, इसका नाम याद रखना है NGMA, और वहाँ ये कलेक्शन है इसका। इस मूर्ति शिल्प को बनाने में कलाकार ने तांबे की चादरों का प्रयोग किया है, और इसे बनाने के लिए उन्होंने तांबे की जो धातु की जो चादरें हैं उनको पीटा है, और फिर उनके ऊपर रेखिक विवरणों का प्रभाव दिखाने के लिए बेल्डिंग से इनको जोड़ा गया है। तो ये वाली आप चीज़ें ध्यान में रखोगे। दक्षिण भारत की प्राचीन मंदिर मूर्तिकला से प्रभावित है, और गणेश प्रतिमा गुफा और मंदिरों का एक महत्वपूर्ण स्वदेशी चरित्र प्रस्तुत कर रही है। इस मूर्ति में गणेश जी वीणा बजा रहे हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। नेक्स्ट है, इस मूर्ति में कलाकार ने स्वदेशी कारीगरी की गुणवत्ता को खुलेपन के साथ प्रयोग किया है। मतलब अपने देश की जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर हैं स्कल्पचर्स के, वो खुलेपन के साथ दिखाए हैं हमारी भारतीय गुणवत्ता मूर्तियों की। यह मूर्ति शिल्प लोक पारंपरिक शिल्प कौशल का मिश्रण है। ये विशेषताएं पॉइंट टू पॉइंट आप रीड कर लेना बच्चों। अमरनाथ सहगल द्वारा बनाई गई अनसुना रोना। ठीक है। तो क्राइस अनहेड जो अनसुना रोना है वो पेंटिंग इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को ये। तो अमरनाथ सहगल ने बनाई थी। एक प्रश्न ये हो जाएगा, 1958 में बनाई थी। दूसरा छोटा क्वेश्चन ये हो जाएगा। ये सभी पेंटिंग्स में लागू होते हैं, सभी पेंटिंग्स के इंट्रोडक्शन है ये। और अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं हम। मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि लंबा न हो जाए वीडियो। इस मूर्ति शिल्प में पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे, बहुत सिंपल वे में बनाए गए हैं ये विशेषताएं। इस मूर्ति शिल्प में आकृतियों में अमूर्त कला का प्रयोग है, अब्स्ट्रैक्शन अमूर्त कला का प्रयोग है। इसमें छड़ी के जैसे 3 आकृतियां बनाई गई जिनको समतल लेवल दिखाया गया है, फिर भी उनको एक परिवार के रूप में समझा जा सकता है, जैसे पति पत्नी और बच्चा हो। तीसरी विशेषता, इस मूर्ति में आकृतियों को अपनी बाहों को ऊपर की ओर उछालते हुए व्यर्थ में मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाया गया है। इसका टाइटल ही देखो, अनसुना रोना। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो रही है।
तो मदद के लिए चिल्लाते हुए स्मृति शिल्प के द्वारा कलाकार उन लाखों बेसहारा परिवारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्हें सहायता की जरूरत है, परंतु उनका रोना बहरे कानों तक पड़ता। बहुत अच्छी बात है इस विशेषता में कि ऐसे कलाकार कहता है कि भारत में ऐसे लाखों बेसहारा हैं जिनको मैं हर रोज श्रद्धांजलि देता हूँ, कि सहायता के लिए ऐसे लाखों हाथ ऊपर उठते हैं लेकिन उनका रोना बहरे कानों पर ही पड़ता है, यानी लोग सुनाई नहीं करते, उनकी सुनाई नहीं होती गरीब लोगों की। समाजवादी कवि मुल्क राज आनंद ने इस कार्य के बारे में आंसू लाने वाला लेख लिखा है। यह शिल्प अब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये विशेषताएं हैं, इनमें छोटे क्वेश्चन है, जैसे समाजवादी कवि मुल्क राज ने आनंद ने और कौन सी पेंटिंग पे एक लेख लिखा है, तो आप अनसुना रोना बता दोगे। और इस अनसुना रोना से कलाकार क्या कहना चाहता है? कलाकार लाखों बेसहारा लोगों को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ध्यान से आप देखोगे, छोटा जल्दी करते करते भी ये 20 मिनट का हो गया है बच्चों, पर कोई बात नहीं, 2 नंबर पक्के यहाँ से हैं, इनमें से तो एक पक्का ही पूछा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।